आज हम लोग क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट है सब के सब निपटाएंगे, क्योंकि आपका कल एग्जाम होने वाला है। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नहीं पता इस चैनल के बारे में तो आप मेरी वीडियोस को देखो, क्योंकि मैंने क्लास 10th के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और ये आपके काम के लिए हैं। चलते हैं पहले चैप्टर में। तो पहला चैप्टर, आपके चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो नॉर्मल फॉर्मूला एचसीएफ एलसीएम वाला। एचसीएफ और एलसीएम वाला फॉर्मूला कौन सा है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ कर दोगे तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के बराबर होता है। एक ये फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के बराबर होता है। दूसरा, आपको दो मेथड आने चाहिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अलग अलग करके करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 36 और लिख दिया यहां पर हमने 12, तो डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बोलोगे ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। क्या? 36 और 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। इधर 12 का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। अब आप बोलोगे इसको और इसको सर्कल कर दिया जाए तो ये क्या आ गए? ये आ गए एचसीएफ। तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो 2 2 और 3, 2 2 जा 4, 4 दिया 12, 12 क्या है? एचसीएफ है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो तो एचसीएफ में कुछ और मल्टीप्लाई कर दे। क्या मल्टीप्लाई कर दे? 3 जो एक्स्ट्रा बचा है ये अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एलसीएम बन जाता है। ये बताने वाला था। मतलब एचसीएफ, ये मान लो अगर ये सीडी है, अगर ये सीडी है तो एचसीएफ यहां तक है तो एलसीएम उससे थोड़ा 2 कदम आगे ही चलता है। एचसीएफ से हमेशा बड़ा होता है एलसीएम। नाम इसका, नाम पे ना जाओ, नाम तो इसका है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब होता है छोटा, और इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर भी ये छोटा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर। फिर भी एचसीएफ के थोड़ा आगे मिलता है एलसीएम। ऐसे ही करके आप एक क्वेश्चन बना सकता है। बोलेंगे कि दो नंबर्स हैं और बोलेगा एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। एचसीएफ अगर ये है तो एलसीएम क्या पॉसिबल है? तो याद रखना जो एचसीएफ होगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर है 36, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है मान लेते हैं 24 और यहाँ पर है 81। बोलेगा कि एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर 6 है, अगर एचसीएफ 6 है और एलसीएम क्या पॉसिबल नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में 36 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 24 आता है, 6 से लिंक है सारे, मतलब एलसीएम पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एचसीएफ से ही होके एलसीएम बनता है। तो ये बात आपको याद रखनी है जो मैंने बताई, है ना। और दो फॉर्मूले एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको फॉर्मूला इतना आपको याद आएगा। और एक चीज और, क्या चीज है कि एलसीएम निकालने को नहीं बोलेगा, एचसीएफ निकालने को नहीं बोलेगा, इसकी जगह वर्ड लगा देगा। कौन सा वर्ड? इसका बोल देगा लोएस्ट, कभी बोल दिया जाएगा स्मॉलेस्ट, कभी बोल दिया जाएगा मिनिमम। तो ये सारे वर्ड आ जाएंगे तो समझ लो कि आपको एलसीएम निकालना है। समझ लेना कि आपको एलसीएम निकालना। बोलेगा सोनिया है और एक पार के चक्कर 36 मिनट में काटती है और राहुल एक पार के चक्कर 12 मिनट में काटता है। बताओ ये दोनों कब मिलेंगे? मतलब लीस्ट मतलब एलसीएम निकालना है। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। और एचसीएफ की बात आएगी तो हाईएस्ट वर्ड आएगा और मैक्सिमम वर्ड आएगा और यहां पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट वर्ड। तो ये सारे वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि एचसीएफ निकालना है, ये वर्ड आ जाए तो एलसीएम निकालना है। पहले चैप्टर में इतना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, वो हटा दिया गया इस बार। और आते हैं सीधा सेकेंड वाले चैप्टर में, आते हैं सेकेंड चैप्टर में। तो सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। सेकेंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी ज्यादा रोला है। क्या है कि ऐसे बोलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन घूम रहा है? ए, एक्स के साथ कौन है? बी, और अकेला कौन है? अकेला राजा है सी, है ना। तो आपको पूछेगा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको निकालना है माइनस बी बाय ए फॉर्मूले से, फिर सी बाय ए, है ना। ये वाला तो आपने पढ़ा ही होगा अगर क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो तो। दूसरी बात आपसे बोला जाएगा कि कितने जीरोस है, एक्स एक्सिस को जहां पर भी काट दे वो जीरोस है ना। ये दूसरी बात हो जाएगी, जीरोस पूछा जाएगा यहां से। और इसके बाद बोल दिया जाएगा कोफिशिएंट वेरीफाई करें, कोफिशिएंट को वेरीफाई करें। तो वेरीफाई कैसे करना है पता है? एक बार आपको इससे वैल्यू निकालनी है
और एक बात आपको स्प्लिटिंग से निकालनी है। स्प्लिटिंग आती है ना, जैसे एक बार मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, आप इसको स्प्लिटिंग करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। यहाँ कॉमन लोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, इधर कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ दोनों सेम हो गए, x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। x वैल्यू कितनी आ रही -3 और x वैल्यू कितनी आ रही -2। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अब आप पता क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, ये होता है बात। अब बताओ यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस साइन लगा दिया। ये बात क्लियर इधर से। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, अब भी क्या आ रहा है -5, इधर भी -5। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट को वेरीफाई करना। तो जब भी वेरीफाई करने को आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला और स्प्लिटिंग दोनों एक साथ चिपकाना है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर का। तो आपको इतना याद रखना है। ये दूसरा चैप्टर यहाँ से पॉलिनोमियल के फॉर्मूले लगभग खत्म है, ज्यादा नहीं है। तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कुछ हुआ नहीं है, फॉर्मूले तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन दमदार है। फॉर्मूले नहीं है इसमें, क्वेश्चन दमदार है। लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन है और ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, और क्रिकेट बैट वाला तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। तो लीनियर इक्वेशन में आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज, आपको ये पता है ना लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ax_y, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट a1x b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2x b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये वाली बात एक चीज और लिख देते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। और तीसरी बात भी लिख देते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इतनी चीज अगर ये कहीं से भी नहीं कटा तो समझ लेना है कि ये है इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और इसको कोई कोई बोलता है मैनी सॉल्यूशन, है ना, कोई कोई बोलने से क्या मतलब है, अब वही मतलब तो सेम ही है इसका। और इसका मतलब होता है कोइंसाइडिंग लाइंस, मतलब लाइन चिपक के जा रही है, कोइंसाइडिंग लाइंस। और इसके बाद आपको अगर आगे से काट दिया जाए तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और बोलते हैं वन सॉल्यूशन, और बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसको भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट इसको भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है। और ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस आपस में कट के जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये लाइन ऐसे कट के जाती है। कोइंसाइडिंग में लाइन चिपक के जाती है, ऐसे ऐसे चिपक गई देखो इस जगह पे, है ना। और रही बात पीछे से कट गया, तो पीछे से जैसे ये कटेगा तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, और फिर इसके बाद नो सॉल्यूशन होगा तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये सब कर रहा हूं। तो आप इतना याद रखो, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे के और पी और एम की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा लीनियर इक्वेशन में। अब चलते हैं सीधा क्वाड्रेटिक वाले में, है ना। तो क्वाड्रेटिक में आएगा तो क्वाड्रेटिक की बात करोगे, क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये बात मैंने सेकंड चैप्टर में बताई थी जब पॉलिनोमियल बता रहा था, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर एक घराचार का फॉर्मूला आएगा, घराचार है। घराचार को कुछ लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये एक ही नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये दोनों बराबर चीज होती है। और इसमें क्या निकाला जाता है, तो इसमें x की वैल्यू निकाली जाती है। देखो x की वैल्यू निकालने के 3 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है स्प्लिटिंग, है ना, जो क्लास 8 में भी सिखा दिया जाता है। और दूसरा फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, जो क्लास 10th में है। और तीसरी चीज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये पहले 10th में था, अभी 11th में फेंक दिया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो x की वैल्यू 3 मेथड से निकल जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी x की वैल्यू आएगी तो उसके 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्या पता दोनों पॉजिटिव, क्या पता दोनों नेगेटिव है, लेकिन 2 आंसर आएंगे। इसको आपको याद रखना है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर्स आते हैं, है ना। ये बात आपने हजम कर ली। अब धराचार फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो x बार इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो ये बात चलो ठीक है, आपको पता चल गई। अब लेकिन एक बात आपको बतानी है इसी चीज से, ये जो b² माइनस का 4ac है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेशन एसएसटी में वर्ड आता है जिसका मतलब होता है भेदभाव करना, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेंट है। और यही डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर कर दोगे तो इसका मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से बड़ा कर दिया जाए तो रियल रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। लेकिन यही चीज बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से कम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा अनरियल रूट्स। तो इससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है पेपर में, तो इसको याद रखना है, धाराचार वाला और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने वाला। और बाकी ट्रेन रेन वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए वो इंपॉर्टेंट है, आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पर मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए करा रखे हैं, है ना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है, एपी, इसके बाद एपी, है ना। तो एपी एक बार पढ़ लो, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो एपी कैसे बनती है, एक रहता है ए, फिर इसके बाद होता है ए प्लस डी, फिर आता है ए प्लस 2d, ऐसे चलता जाता है, लास्ट में मामला आ जाता है ए प्लस एन माइनस का 1 और यहाँ पे डी आता है। ठीक है, ये एपी का इक्वेशन है पूरी, और इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d से, है ना। ये आपको याद रखना है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हमें डी निकालने का जुगाड़ बताया जाए तो डी कैसे निकालते हैं, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं हम लोग डी a2 माइनस a1 करके, मतलब जो आगे वाला टर्म है उसको पीछे वाले टर्म से माइनस कर दिया जाए तो डी आ जाता है ना। और ऐसे एक बार और भी कर सकते हैं, ऐसे a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब आपस में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन कभी भी बना देगा तो आप सॉल्व कर लेना, है ना। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये दोनों बराबर होते हैं, ये डी निकालने का जुगाड़ है। कभी कभी बोल देगा 3 टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स एपी में, 3 टर्म्स एपी में, तो आपको क्या करना है, ए को लिखना है ए, फिर इसका लिख देना ए माइनस डी, उधर लिख देना ए प्लस डी। तो ये रटे रटाए क्वेश्चन है, कभी 4 टर्म्स एपी में दे, 4 टर्म्स 4 टर्म्स एपी में, तो क्या करना है, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस 2d और यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2d और इधर हो जाएगा ए माइनस डी और इधर हो जाएगा ए प्लस डी। तो ये रटे रटाए क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो देखना प्रोडक्ट जरूर देगा, बोलेगा 3 टर्म्स का सम और 3 टर्म्स का प्रोडक्ट फलाना फलाना है, तो ये निकाल के दिखाए। चार अगर 4 टर्म्स की बात, 5 टर्म्स की बात की जाए तो 5 टर्म्स में एक और जोड़ दो, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, और यहां कर देते हैं ए प्लस डी और ये हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ये आपको याद रखना है, काफी किफायती चीज है। इसके बाद आ जाएगा सम वाला फॉर्मूला, तो एसएन वाला हो जाएगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस का 1d, ये एसएन वाला है। और इसके बाद शॉर्टकट वाला फॉर्मूला होता है एसएन का n/2 a प्लस लास्ट टर्म an। तो ये एस सम निकालने के फॉर्मूले हैं, सम निकालने के फॉर्मूले हैं, है ना, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं एपी के बाद कौन सा, ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एपी के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मान लेते हैं x1 है, यहाँ पे y1 है, इधर x2 है, ये y2 है। देखो ये तो दिया नहीं रहेगा लेकिन टर्म्स दे देगा, ऐसे 5,6, तो आपको लेटे कर लेना है x1 y1, ऐसा उसके नीचे लिख लेना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिड पॉइंट का अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, तो x1 प्लस का x2 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस का y2 अपॉन में 2, है ना, ये मिड पॉइंट हो गया। इसके बाद आ जाएगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, x1 है, ये y1 है, यहाँ पे x2 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा, यहाँ पे x3 आ जाएगा, ये y3 आ जाएगा। अगर आप सेंट्रॉइड निकालना चाहते हो तो सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है जो मैंने बनाया है, ये सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2 और x3 का सम अपॉन में 3, ये हो जाएगा y1 y2 y3 अपॉन में 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। तो लिख देते हैं बड़का बड़का ताकि आपको दिक्कत ना हो, सेंट्रॉइड और ये मिड पॉइंट, दो चीजें हो गई। इसके बाद आ जाएगा कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का होता है m x2 प्लस का n x1 अपॉन में m प्लस n
और यहाँ आ जाएगा my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये क्या चीज मैं बता गया आपको, नहीं हजम हुआ होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है a, इधर कोई पॉइंट है b और यहाँ पर कोई पॉइंट है p। तो आपको यहाँ पर मान लेते हैं x1 है, यहाँ y1 है, इधर मान लेते हैं x2 है, इधर y2 है और यहाँ पर रेशियो है m का और यहाँ पे n का। फिर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का, सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना। और रेशियो निकालना हो तो के रेशियो 1 लेट कर लेते कभी भी, अगर रेशियो निकालना हो तो के रेशियो 1 लेट करना है। इसमें एक इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, पी दे रखा है, बोलेगा ए और बी इक्वी डिस्टेंस है तो आपको एपी के बराबर कर देना है पीबी को और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दोनों को सॉल्व कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिस्टेंस फॉर्मूले से आता है। अब अगला चैप्टर बताया जाए। हाँ, अब ट्रायंगल में आ जाओगे तो ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बीपीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, है ना। इसमें होता क्या है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया जाएगा और इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी और इसको लिख देते हैं सी और यहाँ पर हो जाएगा आपका ई और एफ। ए के नीचे आ जाएगा ई बी और ए एफ के नीचे आ जाएगा एफ सी। ये आपका होता है बीपीटी और ये आपको प्रूव करने के मिलते हैं सीधा 5 नंबर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन उतारा जाएगा पेपर में। तो आपको ये प्रूविंग सीख लेनी है, इसकी प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चन तो कम आते हैं लेकिन प्रूविंग ज्यादा आती है। इसी को आगे एडिटिंग करके कुछ लोग बना देते हैं ऐसे, ए ई के नीचे फुल आ जाती है लाइन ए बी और उसके बाद यहाँ पे ए एफ के नीचे आ जाएगी एफ सी। तो ये चीज इसी में +1 दोनों में कर दो तो बन जाएगी, +1 कर दो तो बन जाएगी, है ना। और इसमें एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, ये डिलीट कर दिया गया है शायद इस बार, तो यहाँ हम लिख देते ए बी सी। ये दोनों एंगल अगर आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं ये वाली लाइन इसके बराबर अपॉन में आ जाएगी, ए बी के नीचे आ जाएगा बी डी और इधर से ए सी के नीचे आ जाएगा सी डी। तो ये आएगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। एक चीज और है, इधर सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है। तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया सबसे फेमस है एंगल, आपको 2 एंगल प्रूव करना है और एंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। और एक होता है एस, ये ज्यादा यूज नहीं हुआ है इधर बार, है ना। और एक होता है SSS, ये साइड रेशियो में रहती है, एंगल आ जाता है और साइड एंगल साइड आ जाता है। तो 3 सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया यूज हुए हैं। इतना रहेगा ट्रायंगल में। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब देखो सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर्कल में सबसे पहले बात आपको याद रखनी है, इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, ये बात तो सबको पता होगी। और इसको इससे जोड़ दोगे तो रेडियस हो जाएगा, ये भी बात पता होगी। और इसके बाद अगर रेडियस को रेडियस से जोड़ दोगे तो ये पता क्या बन जाएगा, ये वाला जो एरिया बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर और सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया आता है ना उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। आपको ये याद रखना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और यहाँ पे थीटा रहता है, यहाँ पे थीटा रहता है ना। अब इसके बाद अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, तो ये निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। करना क्या है, सर्कल का एरिया निकाल के जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, सेक्टर माइनस कर देना है, माइनर सेक्टर माइनस कर दो तो फिर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पता चल जाएगा। 2 चीजें आपको बता दी मैंने, है ना। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि अगर आपको सर्कल का सेगमेंट निकालना हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो अगर एरिया निकालनी हो माइनर सेगमेंट की तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे तो रियल में, लेकिन हम लोग बिल्ड कर लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो ये सेक्टर, ये हम लोग सेक्टर बनाते हैं ऐसे और यहाँ पर कोई एंगल रहता है थीटा। तो आपको माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा और उसमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल कौन सा है। अगर थीटा 90 डिग्री दे रखा है तो राइट ट्राइंगल है और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कौन सा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर यही थीटा 60 डिग्री होता है तो एरिया निकालना हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लग जाएगा, है ना। तो ये दोनों अगर थीटा रहेंगे तो भगवान से मनाना कि अगर माइनर सेगमेंट निकालने को आया तो 90 डिग्री या 60 डिग्री से आ जाए, नहीं तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर सेगमेंट निकालने को आया और ट्राइंगल थीटा 90 और 60 के अलावा आ गया
तो फिर आपको हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। फिर इसके बाद आपको एक बात और बता देते हैं, क्या बात है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है एक बात क्या, कि अगर आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ लिया तब क्या करोगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब होता है, मैं जो शेड कर रहा हूं वो, इसका बाउंड्री निकालना है। तो इसका बाउंड्री निकालना आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, इस लेंथ ऑफ आर्क, ये चीज निकालना। पहले मैं इसको शेड कर देता हूं अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। ये लेंथ ऑफ आर्क है। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना होगा, पेरीमीटर किसका, ऑफ सेक्टर का, तो फिर फॉर्मूला लगेगा आर, यहाँ पे आर, 2 आर हो जाएंगे, तो 2 आर प्लस का एल, 2 आर है और प्लस का एल क्या है, एल का फॉर्मूला है पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आसान है, लेकिन आपको बात पता होनी चाहिए तब। एक चीज और पेपर में फंसती है, जो वो चीज वो भी बता देते हैं, आप बता ही रहे सब कुछ तो ये भी बता देते हैं। देखो कभी कभी पूछ लेगा पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर बताओ, तो प्रोटेक्टर का आपको इतना तो पता है, इतना क्या होता है पता है, इतना होता है पाई आर, इतना होता है पाई आर। तो पाई आर में आप 2 रेडियस जोड़ दो, एक रेडियस और दूसरी रेडियस, तो हो जाएगा 2 आर। तो पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर का फॉर्मूला, पेरीमीटर अगला चैप्टर। अभी सर्कल के 2-3 और क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी लगा देते हैं साथ साथ। तो सर्कल आप सॉल्व करोगे तो सर्कल में आपको एक चीज और याद रखनी है, सर्कल में अगर आप चोंच बना लेते हो ऐसे, इसको बोलते हैं टेंजेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट्स, है ना। एक बात पहले पूरी फुल क्लियर कर देते हैं, अगर सर्कल है और इसमें हमने ऐसे एक पॉइंट को टच कर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। अगर हमने बीच से बीचों बीच निकाल दी तो इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट। तो अगर ये सर्कल के एक पॉइंट को टच हो रही है तो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। और अगर ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रही हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है ए और एपी और बीपी आपस में बराबर होंगी। एक्सटर्नल पॉइंट कौए की चोंच हमेशा बराबर रहेगी, एपी और बीपी बराबर रहेगी। एक चीज और उसमें याद रखनी है, सर्कल है और सर्कल अगर सर्कल की रेडियस किसी टेंजेंट के ऊपर गिर रही है तो हमेशा 90 पर गिरेगी, ये बात भी याद रखना है। सर्कल की टेंजेंट अगर 90 पे गिर रही है तो वो हमेशा, सर्कल की टेंजेंट अगर रेडियस और टेंजेंट आपस में टच हो रही हैं तो वो हमेशा 90 पर होगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम लोग को कवर करना है क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूबॉइड में क्या क्या देखना है, तो क्यूबॉइड में हम लोग को देखना है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे तो ये लेंथ हो जाएगी, है ना, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, तो हो जाएगा एक एलबी फिर दूसरा एलबी, तो टोटल हम सीधा लिख दे रहे हैं 2 LB प्लस BH प्लस का HL। और इसके बाद अगर इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अगर आप इसका निकालोगे 4 वॉल्स हो गया, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा क्या, तो फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अगर इसका डायगोनल आप निकालोगे तो डायगोनल का फॉर्मूला बजाएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का H स्क्वायर। ये बातें आपको क्यूबॉइड से रिलेटेड याद रखनी है। तो हार्ड नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है फॉर्मूला याद रखना। फिर इसके बाद आप क्यूब के बारे में डिटेल करोगे, तो क्यूब के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो क्यूब की साइड बराबर ही होती है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, सीधा लिख देते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करोगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आप डायगोनल की बात करोगे तो अंडर रूट 3 इंटू साइड। और अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करोगे तो आ जाएगा क्या, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। ये बातें हो जाएंगी, ये बातें हो जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर आप ऐसे अगर बनाओगे तो ये देखो, ये एरिया है ना सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, इसमें एच जोड़ दो तो इसका सीधा वॉल्यूम लिख दे रहे हैं कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अगर इसका आप निकालोगे कब सरफेस एरिया तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर आप इसका डायगोनल तो होता नहीं है, तो यहाँ से सिलेंडर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं सिलेंडर के बाद आ जाएगा सीधा कोन।
कोन, तो कोन का हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, और अगर इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका कोन, ये कोन खत्म हो गया। लेकिन स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं साथ साथ। स्लैंट हाइट को बोलते हैं एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किसे बोलते हैं, तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये हाइट है और ये रेडियस है ना। ये कोन खत्म हो गया। इसके बाद आप बात करोगे स्फीयर की। स्फीयर बोले तो फुटबॉल, स्फीयर बोले तो फुटबॉल, और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया भी बराबर ही होता है इसके टोटल सरफेस के, क्योंकि इसका कोई फ्लैट सरफेस नहीं है ना, तो टीएसए और सीएसए दोनों बराबर ही होते हैं, है ना। इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, इसमें दो ही फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद बात करोगे इसका भाई, मतलब इसका कटोरा। कटोरा बोले तो घर में जो कटोरी होती है इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और इसमें फॉर्मूला रहेगा टीएसए का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो फॉर्मूला जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना आप जल्दी से चिपका लो। अब एक बात आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक देखो। क्लास 10th में अगर दो फिगर्स आपस में अटैच होते हैं, जैसे बोलेगा कि हमें स्फीयर के ऊपर कौन बैठा है ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो समझ जाना बात कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, कोन का, और फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का। तभी टोटल आएगा, तभी टोटल आएगा। इस बात को याद रखना, बहुत बड़ी बात है। और कभी भी आपसे बोल दे कि किसी चीज को पिघलाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, या किसी चीज को रीशेप किया जा रहा है, या किसी चीज को वापस से कैपेसिटी की बात आ जाएगी, कैपेसिटी से रिलेटेड बात आ जाएगी, तो समझ जाना वॉल्यूम निकालना है। ये तीन वर्ड अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वॉल्यूम निकालना है। ये तीन चीज आपको दिख जाए तो समझ जाना आपको वॉल्यूम निकालना है। अब चलेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर हम लोग के सामने है, वो है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कौन सा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ये एक फॉर्मूला है, टोटल आउटकम्स, है ना। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है या फिर बराबर होती है, और 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन मतलब पॉजिटिव, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन मतलब नेगेटिव। ये दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ये भी बात को याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी की दुनिया में, लेकिन केसेस इसमें ज्यादा हैं। केसेस क्या है, कभी आपसे बोलेगा क्वाइन का केस, तो कभी बोले जाएगा आपसे कार्ड्स का केस, तो कभी बोला जाएगा आपसे कि डाइसेस का केस, डाइसेस का केस। ये तीन केसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से दो चीज और बता देते हैं। एक प्राइम नंबर वाला याद रखना है आपको, और कंपोजिट नंबर भी याद रखना है आपको, है ना। ये दो चीजों से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको सबसे पहले कॉइन समझा देते हैं। कॉइन कैसे, अगर एक सिक्का उछाला जाए, है ना, एक सिक्का अगर चला जाए, 1 कॉइन अगर टॉस किया जाए तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है ना। अगर 3 सिक्कों को उछाला जाए, 3 कॉइन्स, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। और इधर भी कर दो टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, और टी एच एच। तो एक बात याद रखो, एक सिक्का उछाला जाएगा 2 आउटकम, 2 सिक्के उछाले जाएंगे 4 आउटकम्स, और अगर 3 सिक्के उछाला जाएगा तो 8 आउटकम्स। इसका फॉर्मूला आ जाता है टोटल आउटकम्स निकालने का 2 की पावर n। और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कार्ड्स का। अगर आप कार्ड्स पूरे याद कर लोगे तो कार्ड से भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, और पूरा आप कर डालोगे। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो अभी तक भी देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप नए हो मुझको पता है ना। अब कार्ड्स की बात करोगे तो कार्ड्स टोटल होते हैं कितने, 52। 52 कार्ड्स में आपके पास 26 होते हैं रेड कार्ड्स, और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स, 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड में कौन कौन दिखेगा, तो ब्लैक कार्ड में आपको दिखेगा क्लब, 13 क्लब के होंगे, और 13 हो जाएंगे स्पेड के, 13 हो जाएंगे स्पेड के, है ना। ये बात हो जाएगी। इसके बाद रेड के आपको कौन कौन दिखेगा, तो रेड में आपको दिखेगा हार्ट, 13 हार्ट दिखेंगे,
और 13 दिखेंगे डायमंड, 13 दिखेंगे डायमंड। इतनी बात आपको पता चल गई। इसके बाद बगल में आपको क्या लिख देना है, बगल में लिख देना है यहाँ पे किंग, फिर क्वीन और जैक और एस। इतना चार्ट बना लेना है आपको अपनी कॉपी में। फिर इतना बनाने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू दे देनी है। किसको वैल्यू दे देनी है? एक किंग का, क्वीन का, जैक का और एस का। मतलब किंग हार्ट की होगी, क्वीन हार्ट का होगा, ऐसे करके सबके पास एक एक होगा, सबके पास एक एक होगा, सबके पास एक एक होगा। अब बोलो देखो 13 कार्ड में 4 कार्ड से बता दिए, लेकिन इसके पास दुक्की भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। तो 9 कार्ड ये हो गया, 4 कार्ड से 9 4 13 हो गया। और इसके बाद आपको याद रखना है, जिस पर मैं ये शेड कर रहा हूं उन्हें हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं, मतलब इनमें चेहरा बना रहेगा, फेस कार्ड्स। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ रेड में कितने फेस कार्ड हैं, तो रेड के अंदर में देखो 1 2 3 4 5 6 फेस कार्ड्स आ गए। तो आपको ये डाटा याद रखना है, तो आप कभी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। और ये दुक्की तिक्की भी याद रखनी है। अभी मैंने सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, फॉर्मूले करा दिए, कॉन्सेप्ट करा दिया, जो जो क्वेश्चन बनता है वो करा दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।